नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारत के भौगोलिक सीमा को दो भागों में बांट दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारत विभाजन के बारे में। हाँ, जब 1857 की लड़ाई हो रही थी तो उस समय किसी ने यह इमेजिन नहीं किया हो। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल यहाँ आइकन पर को हिंदू और मुस्लिम एक साथ देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं आने वाले वर्षों में यह एक दो देशों के रूप में विभक्त हो जाएगा। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। हालांकि ये सारी बातें उस सभी कम्युनिटी पे या सभी हिंदू और मुसलमानों पे लागू नहीं होती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आने वाले वर्षों में हिंदू और मुसलमानों के बीच में इतनी वैमनस्यता बढ़ जाती है कि वो एक अलग राष्ट्र के रूप में ही अपने सपने को साकार कर पाते हैं और यह देश हमेशा के लिए दो भागों में बढ़ जाता है। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी घटनाएं थीं या ऐसे वो कौन से कारण थे जिससे हम लोग का देश जो है वो दो भागों में बट गया। हाँ, इसके पहले मैं और एक चीज़ बताऊं कि यह जो क्वेश्चन है भारत विभाजन, ये इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से प्रत्येक वर्ष लगभग लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो जो जैक बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो इस टॉपिक को केयरफुली देखें और इसका नोट्स। पहला कारण, ब्रिटिश सरकार में फुट डालो और शासन करो की नीति। मैं बताऊं कि 1857 में जब पहली बार सिपाही विद्रोह हो रहा था तो वह सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह मात्र बनकर नहीं रह गया था। वह विद्रोह धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में परिणत हो गया था और भारत के कई ऐसे इतिहासकार थे, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि यह कोई सिपाही विद्रोह नहीं है, यह 1857 आज़ादी की पहली लड़ाई है। तो इस लड़ाई में हिंदू और मुसलमान दोनों बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, चाहे बात बाबू कुंवर सिंह की हो, चाहे बेगम हजरत महल की हो, और चाहे बहादुर शाह जफ़र की हो या मंगल पांडे की हो। कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदू और मुस्लिम अपने देश के स्वराज के लिए, स्वतंत्रता के लिए वो अपने प्राणों की आहुति तक देते हैं और यही एकता से ऐसा महसूस होने लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है कि भारत जल्द ही स्वतंत्र हो जाएगा। परंतु 1857 का विद्रोह दुर्भाग्यवश नेतृत्व के अभाव में विफल होता है, परंतु इससे अंग्रेजों को एक सीख मिलती है और वो एक नई नीति का पालन करते हैं जिसे हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल। और उसी नियम के अंतर्गत उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच में कई बार विभेद करने की कोशिश की और उसका पहला उदाहरण आप देख सकते हैं 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। जी हाँ, 1905 ईस्वी में बंगाल, जो वर्तमान बंगाल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल वो दोनों को मिलाकर एक बहुत बड़ा एरिया होता था और वो उस बंगाल में हिंदू और मुसलमानों की संख्या लगभग इक्वल थी और वहाँ पे उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया, जिसका विरोध पूरे भारतवर्ष में हुआ। लेकिन यह उनकी एक पहली चाल थी और यहीं से हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालने की या दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की नीति आरंभ हो गई थी। इसी के दूसरे चरण में उन्होंने 1906 में की स्थापना करवाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेज़ों ने की, नहीं, इसकी स्थापना तो ढाका में की गई थी, मुसलमानों के द्वारा ही की गई थी। परंतु उसके पीछे एक रणनीति साफ थी कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के मन में ये डाल दिया था कि हिंदुओं के द्वारा यहाँ पर भविष्य में आपको डोमिनेट किया जाएगा या आपके अधिकारों को नहीं दिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के कल्याणार्थ और उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई और मुस्लिम लीग की जो सैद्धांतिक बातें थी, उनके जो सिद्धांत थे, उसमें वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना और अंग्रेज़ों का समर्थन करना था और यहीं से सांप्रदायिकता जो है अपने कदम को आगे बढ़ाना आरंभ करती है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो उसके ठीक 3 वर्ष के बाद यानी कि 1909 ईस्वी में संवैधानिक सुधार के नाम पर मार्लो और मिंटो के द्वारा पृथक निर्वाचन की घोषणा की गई और यह पृथक निर्वाचन स्पष्ट करता था कि जहां पर मुसलमानों की संख्या अधिक है उन्हें अलग से सीट निर्वाचित किए जाएंगे। तो इससे स्पष्ट था कि वो क्या कर रहे थे, हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की नीति
पर कार्य कर रहे थे और उन्हें काफ़ी हद तक इसमें आने वाले वर्षों में सफलता मिलती है। दूसरे पॉइंट पे और देखने का प्रयास करते हैं कि दूसरा कारण क्या था। दूसरा कारण था हिंदू एवं मुसलमानों में आपसी अविश्वास। अगर हम देखें दूसरे कारण को तो हिंदू और मुसलमानों में आपसी अविश्वास को उत्पन्न करने की कोशिश की गई, बल्कि इसमें भारतीय जो थे वो भी इसमें बराबर के शरीक थे। मेरा ये मानना है कि अंग्रेजों के द्वारा ये कहा गया कि हिंदुओं की रीति रिवाज, उनके ट्रेडिशंस, उनकी व्यवस्थाएं वो अलग हैं और वो मुसलमानों से मेल नहीं खाती हैं। दूसरी तरफ क्या कहा गया कि मुसलमान जो थे वो पहले मुग़ल का दिल्ली सल्तनत से लेकर मुग़ल काल तक उन्होंने शासन किया था और वो उनकी जो कल्चर थे, उनकी जो परंपराएं थी वो अलग थीं। और अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो यहाँ पर छुआछूत की भी स्थिति थी और छुआछूत की स्थिति में वो किसी भी मुसलमान के यहाँ पानी पीना या फिर उस तरह की जो सार्वजनिक तरीके पे है वो चीज़ें पे उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। जहाँ हिंदुओं के लिए गाय बहुत ही पवित्र थी, वहीं मुसलमानों के लिए कोई दूसरे जानवर थे। तो कहने का अर्थ ये है कि लोगों के बीच में ये बातें डाली गई या ये कहने का प्रयास किया गया कि आप लोग का तो दोनों का कल्चर अलग अलग है, और इस तरह से हिंदू को मुसलमानों के प्रति और मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति कहीं ना कहीं अविश्वास था। उन्हें उस तरह का यकीन नहीं था एक दूसरे के प्रति जिससे कि वो एक दूसरे पर अटूट विश्वास कर सकें। और उसके बाद जो आने वाले राजनीति में हम देखते हैं कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है तो ठीक उसके कुछ वर्षों के बाद हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी निर्माण किया जाता है। तो हिंदू महासभा के द्वारा ये स्पष्ट किया जाता है कि भारत में हिंदू और मुसलमान कभी भी एक तरीके से नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सभ्यताएं हैं, उनके कल्चर है, उनकी भाषा है, उनकी वेशभूषा है, वो सारे हिंदुओं से मैच नहीं करते हैं। वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस प्रकार हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति विचारों में भी अविश्वास था और उनके सारे चीज़ों में विभिन्नता थी। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। कांग्रेस पार्टी का जब गठन किया गया 1885 ईस्वी में, तब उस समय यह जो पार्टी थी वो एक सम्भ्रांत वर्ग के लोगों की पार्टी थी। यह आम जनजीवन तक या आम लोगों तक इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे काल चक्र बदलता है वैसे वैसे चीज़ें भी बदलती हैं। अब जब 1909 ईस्वी में पार्लियामेंट सुधार किया गया और पृथक निर्वाचन की बात की गई, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी मुसलमानों को तुष्टीकरण करने का भी प्रयास किया गया और उसका जीवंत उदाहरण हम लोग को 1916 के लखनऊ समझौता में देखने को मिलता है। हाँ, ये वही समझौता था जिसमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह मान लिया गया कि हाँ, उन्हें भी पृथक निर्वाचन देने में कोई आपत्ति नहीं है। और मुझे लगता है यह कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा यह एक्सेप्ट कर लिया जाना कि हाँ, उन्हें अलग पृथक निर्वाचन की आवश्यकता है या उन्हें दिया जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होता है। इसके अलावा बम्बई जो था, बम्बई का सिंध से अलग होना, जब बम्बई जो था उससे सिंध से जब अलग किया गया तब भी कांग्रेस पार्टी की उसमें कोई बहुत प्रतिक्रियाएं नहीं होती हैं, जबकि सिंध में जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, जबकि बम्बई में हिंदुओं की। तो यहाँ पर जो बांटा जाना था वो सांप्रदायिकता के आधार पर कहीं ना कहीं मुंबई को सिंध से अलग किया गया था और उसमें कांग्रेस जो थी वो चुप थी। उसके अतिरिक्त 1944 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा निर्वाचित या उनके द्वारा प्रायोजित एक फार्मूला लाया गया था जिसे CR फार्मूला कहा जाता है, और वो C गोपालाचारी जो थे उनके द्वारा लाया गया था। हालांकि इसमें योजनाएं जो थी उसमें गांधी जी की पूर्ण सहमति थी और इसमें उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात था कि आप अभी हम लोग का साथ दें, यानी कि मुस्लिम लीग को ये बताया गया था कि आप साथ दें और हम लोग जो है जैसे ही देश स्वतंत्र होगा हम आपके मांग पर विचार करेंगे या हम लोग उसकी स्वीकृति देंगे। तो ये कहीं ना कहीं उन लोग को एक्सेप्ट करने की या उनको संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही थी। अगर आप CR फार्मूला को देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा वीडियो दिया हुआ है, आप उससे अच्छे से देख सकते हैं, उसमें काफ़ी विस्तृत रूप से बताई गई हैं। आगे चलते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो जिन्ना को अत्यधिक महत्व दे रहे थे, अत्यधिक महत्व दे रहे थे। यहाँ तक कि उन्हें कायदे आजम की उपाधि दी गई थी और बार बार जो है उन्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो हमारे लिए विशिष्ट हैं। और यही कारण था कि जिन्ना की जो है आने वाले समय में उनकी हठधर्मिता जो है पाकिस्तान को मूर्त रूप देती है।
तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी जो नीति थी वो संतुष्ट करने वाली नीति स्पष्ट हो। उसके बाद देखते हैं जिन्ना की हठधर्मिता। मैं अभी बात कर रहा था जिन्ना के बारे में कि जिन्हें महात्मा गांधी के द्वारा बहुत अधिक प्रश्रय दिया जा रहा था या उनको कहा जा रहा था उनसे इसके बारे में, उनको कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर उनका जो मनोबल और बढ़ने लगता है और वो कई ऐसे फैसले लेते हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर जाकर ही समाप्त होता है। तो उन फैसलों में क्या था कि उन्होंने लाहौर का अधिवेशन जो मार्च 1940 ईस्वी में हुआ था, वहाँ पर उन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया और कहा कि भारत और पाकिस्तान या मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता है और हम यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, हम लोग को पाकिस्तान एनी हाउ चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं थोड़ा बता दूँ इसके बैकग्राउंड में कि जो पाकिस्तान का जो विचार आया वो सबसे पहले रहमत अली एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे जो 1933 में उन्होंने अपनी एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था नाउ एंड नेवर, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने पंजाब, अफ़गान, बलूचिस्तान, सिंध, ये जो सारे चीज़ें थे उनको मिला करके एक भौगोलिक दृष्टि से अल्फ़ाबेट के नाम से उन्होंने पाकिस्तान की संकल्पना की थी और उस पर मुहर आने वाले वर्षों में जिन्ना के द्वारा भी लगा दिया जाता है, जो हम लाहौर अधिवेशन में देखते हैं। उसके अतिरिक्त जिस समय जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहे थे उस बीच में बहुत सारे जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये प्रयास किए गए कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हो, और वो कई संवैधानिक सुधार करने की कोशिश की और उन कोशिशों में के बावजूद भी जिन्ना इन चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से कोशिशें थी या संवैधानिक सुधार थे जिसका जिन्ना ने विरोध किया। पहले क्रिप्स मिशन 1942, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें क्रिप्स मिशन भारत में आया था और वहाँ पर संवैधानिक सुधारों की बात कर रहा था, पर उसमें वो पाकिस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं करते हैं, परंतु हाँ वो विशेष समुदाय के लोगों के लिए एक अलग क्षेत्र के बारे में बातें ज़रूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जिन्ना के द्वारा जो है उसको एक सिरे से खारिज कर दिया गया। क्रिप्स मिशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो का दिया हुआ है लिंक, आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप वहाँ से उसको काफ़ी डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त सीआर फार्मूला के बारे में मैंने भी जिक्र किया था, उसमें भी महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि हाँ आप पहले देश को आज़ादी में भाग लीजिए और जैसे ही हम लोग का देश स्वतंत्र होगा आप लोग के लिए जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर हम जनमत संग्रह या वोट के द्वारा हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त बैबल प्लान जो 1945 में आया था, लॉर्ड बैबल, उनके द्वारा भी ये कोशिश की गई थी कि यहाँ पे संवैधानिक सुधार हो और भारत और पाकिस्तान को अलग करने की नौबत नहीं आए, परंतु इनके सुधारों पर भी या इनके सुझावों पर भी जिन्ना के द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई है। बैबल प्लान को भी आप देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप उसे पढ़ें। इसके अतिरिक्त शिमला समझौता जो 25 जून 1945 को हुआ था, वहाँ पर लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस पार्टी की ओर से अब्दुल कलाम आज़ाद और नेहरू को बुलाया गया था ताकि वो इस मामले पर या सांप्रदायिक जो विवाद था उसको वो गतिरोध को समाप्त करे, परंतु जिन्ना यहाँ एक बार फिर अपनी हठधर्मिता दिखाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में ही बात करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो फिर कैबिनेट मिशन आया 1946 में, उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया। तो ये सारे जो प्लान थे, जो सारे सुझाव थे, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के निर्माण को रोकने की कोशिश कर रहे थे या फिर चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ना हो, परंतु जिन्ना की हठधर्मिता के द्वारा के कारण ही इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम चलते हैं अगले कारण की ओर, सांप्रदायिक दंगे। और सांप्रदायिक दंगे 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई जाती है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहने का मतलब है कि 1945 में एक चुनाव होता है और चुनाव में मुस्लिम लीग का जो प्रदर्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, बाकी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का अच्छा काम करती है और उसे अच्छे वोट मिलते हैं, लेकिन जब सरकार का गठन होने लगता है तो वहाँ पे कांग्रेस को आमंत्रित किया जाता है और इस गुस्से में जो मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वो प्रत्यक्ष कार्रवाई की घोषणा करती है, डायरेक्ट एक्शन डे। और उसके बाद कलकत्ता में एक प्लेस है नोआखली, वहाँ से दंगा स्टार्ट होता है और उसके बाद वो दंगा देखते देखते पंजाब, पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल से उड़ीसा, उड़ीसा से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश, इन सभी जो क्षेत्र थे जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहाँ पर वो दंगा फैलने लगता है। मैं आपको बता दूँ कि स्थिति ऐसी होती है कि 72 घंटे में 20,000 से अधिक लोगों की हत्याएँ हो जाती हैं। तो यह काफ़ी भयावह स्थिति थी, देश की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाती है और इसमें अंग्रेज जो है मूक दर्शक बन करके देखते रहते हैं। और इस प्रकार हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो यह लड़ाई होती है या जो दंगा होता है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के निर्माण पर ही जाकर समाप्त होता है। तो इसकी अंतरिम सरकार की सफलता, जैसे मैंने बताया आपको कि 1945 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, लेकिन जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई जाती है और उसके बाद उन घटनाओं को देखकर बैबल के द्वारा एक बार अपने संवैधानिक सुधारों में संशोधन करते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ साथ मुसलमानों के जो मुस्लिम लीग थी उनको भी सरकार में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन सरकार में शामिल होने के बाद मुस्लिम लीग का जो रवैया होता है वो काफ़ी निराशाजनक होता है। वो क्या करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए बता दूं कि लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे उन्हें वित्त मंत्री बनाया जाता है, परंतु वित्त मंत्री के पद पर रहने के बावजूद भी वो कभी भी जो सरकार के कार्यों में कोई भी रुचि नहीं लेते हैं और जिसके कारण से लोगों को एक वर्ष के अंदर ही ऐसा प्रतीत होने लगता है कि इन लोग की उदासीनता से अच्छा है कि इन्हें पाकिस्तान दे ही दिया जाए। तो एक महत्वपूर्ण कारण उन लोगों की उदासीनता या अंतरिम सरकार की असफलता को हम मान सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिरता में संदेह। कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग ऐसे थे जिनका ये मानना था कि पाकिस्तान का ये लोग मांग तो कर रहे हैं पर ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी भौगोलिक स्थिति है, इसकी जो सामरिक स्थिति है, इसकी जो आर्थिक स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए चलो अभी इन लोगों को डिमांड है पूरा कर देते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। और वो इसी चीज़ में खोए रहते हैं, मग्न होते हैं कि ये जो है पाकिस्तान का जो डिमांड है वो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा या पाकिस्तान बन भी जाएगा तो आने वाले वर्षों में वो भारत में क्या हो जाएगा, फिर से संयुक्त हो जाएगा या फिर से अखंड भारत हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता थे उसमें कहीं ना कहीं वो लापरवाही दिखाते हैं। परंतु यह भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। सत्ता के हस्तांतरण में ब्रिटिश दृष्टिकोण, और इसमें कहने का अर्थ ये है कि ब्रिटिश सरकार जो भारत पर 200 वर्षों तक राज करती है वो जब जब द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी स्थिति खराब होती है, हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध इंग्लैंड जीत जाता है, परंतु उसके बाद जो विश्व की स्थिति होती है उसमें दो ही देश जो होते हैं वो काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, एक अमेरिका और दूसरा रूस। तो यहाँ पर इंग्लैंड जो काफ़ी वर्षों से पूरे विश्व का सिरमौर बना हुआ था, उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है और वो बैकफुट पे चला जाता है। अब उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो अपने साम्राज्य को और अधिक बढ़ा सके। तो यहाँ पर उन्होंने जाते जाते एक अपने दृष्टिकोण का परिचय दिया। उन्होंने क्या किया कि अगर आने वाले समय में अगर ये भारत अखंड रहता है तो मुझे समस्या हो सकती है या भविष्य में हम लोग को कंपटीशन दे सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जाते जाते भारत को कुछ ऐसा कर दें कि भारत कमज़ोर हो जाए और वो कभी भी अपने इस समस्या से उबर नहीं सके। और इसलिए उन्होंने सांप्रदायिकता का बीज बोया और भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग भागों के करने की रणनीति बनाई। वो तो भारतीय हैं जो इस बात को नहीं समझ सके, वो चाहे भारतीय मुसलमान हों चाहे वो भारतीय हिंदू हों, जो नेताओं के दृष्टिकोण थे वो इस दूरगामी परिणाम के बारे में कभी विचार ही नहीं किए। अगर ऐसा ना किया गया होता तो शायद आज भारत विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में एक होता। परंतु इतिहास तो सत्य पे चलता है और वर्तमान इतिहास यही है कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। क्यों चलते हैं और देखते हैं कांग्रेस और लीग में सत्ता की लोलुपता। मैंने जैसे आपको बताया कि एक चीज़ और थी देखने को मिलती है कि जो लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, यानी कि 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच में कई सारे नेताओं का कांग्रेस में उदय हुआ और कितने सारे जो महत्वपूर्ण नेता थे वो कहीं ना कहीं उन्हें मृत्यु भी हुई। परंतु अगर इसके दूसरे पहलू को देखें तो जो बाद के नेता थे, जो युवा पीढ़ी में या अपने युवा काल में उस स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, अब वो धीरे धीरे वृद्ध हो रहे थे और उनके मन में सत्ता की लोलुपता बढ़ती जा रही थी।
चाहे वो मुस्लिम लीग के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, और वो चाहते थे कि देश किसी भी कंडीशन में स्वतंत्र हो और हमें जल्दी से जल्दी सत्ता की प्राप्ति हो। और उसकी शुरुआत 1937 के चुनाव में हो चुकी थी। उसके बाद 45 का चुनाव। तो जब किसी भी व्यक्ति को एक बार सत्ता की लत लगती है तो उसे छोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। इन सब कारणों के अतिरिक्त माउंटबेटन, जिन्हें भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए भेजा गया था, अगर हम इनके व्यक्तित्व की बात करें तो आपको ये स्पष्ट होगा कि यह एक ही आकर्षक छवि के व्यक्ति थे। और जहाँ पे सत्ता हस्तांतरण की बात होती थी, खासकर ब्रिटिश साम्राज्य में, वो इन्हें स्पेशली बुलाया जाता था। और इनकी कार्यकुशलता या इनकी क्षमता इतनी बेहतरीन थी कि वो काफ़ी सफलतापूर्वक अपने कार्यों का अंजाम देते थे। परंतु भारत के संदर्भ में अगर देखें तो जब लॉर्ड माउंटबेटन महात्मा गांधी से मिलने गए भारत विभाजन के बारे में, तो महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान या भारत का विभाजन जो होगा वो हम मेरी लाश पे होगा। तो इससे कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि महात्मा गांधी विभाजन के पक्ष में नहीं है। तब उन्होंने अगला टारगेट पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी को बनाया, और वो दोनों को भारत विभाजन में सहमत करने में सफल भी हुए। इसका एक और पहलू था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनके साथ इनके पारिवारिक संबंध भी थे। तो कहीं ना कहीं वो आपसी जो सामंजस्य था और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र और एक मजबूत राष्ट्र बनाने की जो बात थी, वो उसको मनाने में लॉर्ड माउंटबेटन सफल होते हैं। और देखते ही देखते उन दोनों की सहमति होती है, और सहमति के बाद ठीक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 में लाया गया था, और उसी अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाता है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि जो पाकिस्तान का जो निर्माण था, उसमें किसी एक कारण को हम दोषी नहीं दे सकते हैं। या अगर हम ये कहें कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार थे, या अगर हम ये कहें कि इसके लिए सिर्फ भारतीय जिम्मेदार थे, या हम कहें कि अंग्रेज जिम्मेदार थे, तो नहीं, इसमें जिम्मेदारी सारे लोगों की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस टॉपिक में हम इतना ही। मैंने पहले भी कहा था कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप जो 12th के स्टूडेंट हैं उसको ज़रूर उसका नोट्स बनाएं और इसे याद करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ शेयर करें, और जैसा भी हो आप ज़रूर सुझाव दें और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझावों को